बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कोर्स में टॉपिक आज हम देखेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, और इसमें मज़ीद जो फर्दर चीज़ें आएंगी, क्रिटिकल सेक्शन का सब टॉपिक आएगा सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स और सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर। तो ये आज हमने टॉपिक कवर करने हैं। अगर कोर्स आउटलाइन आप देखें तो इसमें ये सारे टॉपिक इकट्ठे मेंशन किए गए हैं। इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम हेयर। ये सिंक्रोनाइजेशन आ गया, जिसको हम बेसिकली प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। फिर क्रिटिकल सेक्शन आ गया, सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर और सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को समझने के लिए आप अगर इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में देखें, ट्रैफिक आप देख रहे हैं, इसका फ्लो, और यहाँ पे डिफरेंट जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, कार्स हैं, वो आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं। ठीक है, किसी एक पाथ में से गुजरना वो दूसरों के रुकने पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है जी। तो इसी डायग्राम को ज़हन में रखते हुए जरा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की डेफिनेशन देखिएगा। To develop the sense of process synchronization, we have to understand the following two types of processes. दो तरह के processes होते हैं, एक इंडिपेंडेंट हैं, एक हैं कोऑपरेटिव। तो डायग्राम में भी देखें, अगर फर्ज करें किसी गांव में सिर्फ अकेले रोड पर एक ही गाड़ी जा रही है, तो उसे कोई किसी से कोऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसे सिर्फ ये देखना है कि जी रोड के ऊपर मैं जा रहा हूँ, बस ठीक है। तो लेकिन जहाँ पर मल्टीपल व्हीकल्स हैं और रिसोर्स और रोड एक है, तो वहाँ पे कोऑपरेटिव वे में चलना पड़ता है। ठीक है जी। तो दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिव। इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस, टू processes are said to be independent if the execution of one process does not affect the execution of another process। ठीक है, एक की जो एग्जीक्यूशन है वो दूसरे को अगर अफेक्ट नहीं करती तो वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी। अगर एक गाड़ी की मूवमेंट दूसरी गाड़ी की मूवमेंट को अफेक्ट नहीं करती तो वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर एक गाड़ी की मूवमेंट, उसकी ब्रेकिंग, उसका लेफ्ट राइट टर्न होना, उसका लेन चेंज करना दूसरों को अफेक्ट करता है तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो दूसरी टाइप है कोऑपरेटिव। टू प्रोसेसेस आर सेड टू बी कोऑपरेटिव इफ द एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस अफेक्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर प्रोसेस। जैसे मैंने आपको गाड़ियों का बताया, वो एक गाड़ी अगर कहीं पे टर्न लेती है या वो, तो दूसरे उससे अफेक्ट होते हैं। ठीक है जी। तो जो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस हैं, जो एक दूसरे को जिनकी एग्जीक्यूशन अफेक्ट करती है, उन प्रोसेसेस में सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है, उनमें कोऑर्डिनेशन जरूरी है। ठीक है जी। द कोऑपरेटिव प्रोसेसेस नीड टू बी सिंक्रोनाइज्ड। Similarly, there are shared resources which we have to take care। तो वो जो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस हैं, उनको क्यों सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है? क्योंकि रिसोर्सेज शेयर्ड हैं और उन शेयर्ड रिसोर्सेज को टेक केयर करने की जरूरत है। जैसे हमने ट्रैफिक की एग्जांपल ली, एक डायग्राम मैंने आपको एक शो की, तो उसमें जो रोड है वो रिसोर्स है। ठीक है जी। और वो शेयर्ड है, डिफरेंट गाड़ियों, डिफरेंट व्हीकल्स के दरमियान शेयर्ड है, तो उसको टेक केयर करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर जब एग्जीक्यूशन होनी है, गाड़ियों ने चलना है, तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। ठीक है जी। द सेम कॉन्सेप्ट इज अवेलेबल इन ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्रोसेसेस। ओके, while executing many concurrent cooperative processes, process synchronization helps to maintain shared data consistency and cooperative process execution। तो वो डाटा कंसिस्टेंट रखने के लिए और एक प्रॉपर वे में एग्जीक्यूशन के लिए हमें ये सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करना पड़ता है। Processes have to be scheduled to ensure that concurrent access to shared data does not create inconsistencies। जैसे ट्रैफिक में एक स्केड्यूल नहीं बना होता, वो सिग्नलिंग नहीं हो रही होती। बाज जो रोड है वो किसी रिसोर्स को, रोड को, बाज गाड़ियाँ किसी रोड को एक ख़ास वक्त पे यूज़ करती हैं और फिर बाद में वो यूज़ नहीं कर सकती। अगर कोई चौक है तो वहाँ पर सिग्नल अगर रेड है तो आप उसको रेड सिग्नल के दौरान उस रिसोर्स को यूज़ नहीं कर सकते।
आप उस रोड को क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन अगर सिग्नल ग्रीन है तो फिर बाकी लोग उस रोड को, उस रिसोर्स को यूज नहीं करेंगे, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंसी से बचने के लिए स्केड्यूल जरूरी है। Data inconsistency can result in what is called a race condition. Race condition हो सकती है inconsistency की वजह से। ठीक है जी। Now what is race condition? What is critical section? ये भी हम देखते हैं। A race condition occurs when two or more operations are executed at the same time, not scheduled in the proper sequence. और सेम टाइम पे एग्जीक्यूट होने में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उनका स्केड्यूल नहीं है। अगर रोड के ऊपर स्केड्यूल ना बनाओ, अगर वो सिग्नलिंग ना हुई हो, तो आपको पता ट्रैफिक जैम हो जाती है, डेड लॉक आ जाते हैं, वो वहाँ पे जो है वो फिर कोई बंदा भी रोड क्रॉस नहीं कर सकता, अपने वे में नहीं जा सकता। तो स्केड्यूल ज़रूरी है, प्रॉपर सीक्वेंस भी ज़रूरी है। अ रेस कंडीशन इज़ अ सिचुएशन दैट में अकर इनसाइड आ क्रिटिकल सेक्शन। एक सेक्शन होता है क्रिटिकल, जहां पे स्केड्यूलिंग जरूरी होती है, जहां पे सिंक्रोनाइजेशन जरूरी होती है। एक अगर सिंपल रोड जा रहा है, वहां पे कोई चौक नहीं है, तो वहां पर आमतौर पे सिग्नल्स की जरूरत नहीं है। जहां पर कोई क्रिटिकल एरिया आता है, जहां पर कोई दो रोड आपस में क्रॉस हो रहे हैं, कोई चौक बन रहा है, वो क्रिटिकल सेक्शन होता है। वहां पर स्केड्यूलिंग, वहां पर सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। अ क्रिटिकल सेक्शन इज अ सेक्शन ऑफ कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय मल्टीपल थ्रेड्स। जैसे रोड में मल्टीपल जो व्हीकल्स हैं वो वहां से गो थ्रू होती हैं, तो मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो एक सेक्शन ऑफ कोड में से एग्जीक्यूट होते हैं। एंड वेयर द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर द थ्रेड्स मेक्स अ डिफरेंस। तो उनका जो सीक्वेंस है वो डिफरेंस क्रिएट कर देता है। आगे चल के हम डिटेल में इसको देखते हैं। रेस कंडीशन इन क्रिटिकल सेक्शन कैन बी अवॉइडेड इफ द क्रिटिकल सेक्शन इज ट्रीटेड एज एन एटॉमिक इंस्ट्रक्शन। एटॉमिक इंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है कि जो हमारे पास वो क्रिटिकल सेक्शन है, वहां पर जो थ्रेड पहले फर्ज करें जिसका स्केड्यूल है, जो काम कर रहा है, वो जब तक अपना काम मुकम्मल नहीं कर लेता एटॉमिकली, एटॉमिक कहते हैं सिंगल यूनिट, उस वक्त तक किसी और थ्रेड को अलाउ नहीं है कि वो वहां पर क्रिटिकल सेक्शन में आ सके। एक रोड, एक साइड की ट्रैफिक गुजर रही है, तो किसी दूसरी साइड की ट्रैफिक को परमिशन नहीं है कि वो वहां से उस क्रिटिकल सेक्शन में से गुजर सके, सो दैट स्मूथ ट्रैफिक चलती रहे। ठीक है जी। आल्सो प्रॉपर थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन यूजिंग लॉक्स और एटॉमिक वेरिएबल्स कैन प्रिवेंट रेस कंडीशन। ये फिर हम आगे चल के लॉक्स देखेंगे और सेमाफोर देखेंगे और म्यूटेक्स देखेंगे, ये इसको सॉल्व करने की टेक्निक्स हैं। द सोल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस हैं? एक है म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। ठीक है जी। ये क्या होती है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन implies that only one process can be inside the critical section at any time. If any other process requires the critical section, they must wait until it is free. अब इसको आप अपने तौर पे वो ट्रैफिक सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। अगर बाकी रोड्स की ट्रैफिक ने उस क्रिटिकल सेक्शन से गो थ्रू होना है, तो उनको वेट करना पड़ेगा सिग्नल का। ठीक है जी। Progress means that if a process is not using the critical section, then it should not stop any other process from accessing it. अगर कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज नहीं कर रहा, तो फिर अगर कोई प्रोसेस यूज करना चाह रहा है तो उसको वेट करने की जरूरत नहीं है। He could progress. ठीक है जी। He could go through. In other words, any process can enter a critical section if it is free. ठीक है जी। ये हमारे यहाँ क्या होता है, कैसे होता है कि सिग्नल्स को आप छोड़ दें, सिग्नल लगे हुए हैं, लेकिन कोई गाड़ी नहीं है, रात को क्या करते हैं लोग, वहां से निकल जाते हैं, कहते हैं जी यहाँ पे कोई भी नहीं था, हालांकि वो भी रूल की वायलेशन है। ठीक है। तो यहाँ पर ओएस में तो ऐसा नहीं होगा। ओएस में तो डेफिनेटली थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन ही काम चलेगा। लेकिन मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है जी। तो प्रोग्रेस से क्या मुराद है कि अगर कोई
क्रिटिकल सेक्शन में और प्रोसेस मौजूद नहीं है तो फिर जो है वो वहां से उस क्रिटिकल सेक्शन को यूज किया जा सकता है। अच्छा, मैनुअल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में ऐसा होता है, फर्ज करें अगर डिफरेंट हमारे पास रोड्स हैं, चौक है, ठीक है जी, तो वहां पे एक साइड से ट्रैफिक आ ही नहीं रही या कोई एक आध गाड़ी है, तो जो ट्रैफिक वार्डन है वो साइड को ज्यादा देर के लिए ब्लॉक कर सकता है, वो साइड को, उसकी टर्न को वो स्किप कर सकता है, ठीक है जी। तो मैनुअल ट्रैफिक कंट्रोलिंग सिस्टम में ऐसा बहरहाल हो सकता है, हो जाता है। प्रोग्रेस के बाद है बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग मींस दैट ईच प्रोसेस मस्ट हैव अ लिमिटेड वेटिंग टाइम। ये नहीं है कि वो वेट में ही लगा हुआ है, वेट ही कर रहा है। तो बाउंडेड वेटिंग से मुराद ये हुआ कि हम अनलिमिटेड वेट नहीं है, एक लिमिटेड वेट होना चाहिए। इट शुड नॉट वेट एंडलेसली टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन। तो ट्रैफिक में भी आप देख लें क्या होता है कि कोई साइड ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही रुकी हुई है, एक टाइम होता है, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, उसके बाद उसकी बारी आनी है, ठीक है, ओके। तो ये तीनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए रेस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए। अब आ गई सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। हमने शुरू पे जब देखा था तो हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स थे। पहले सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन था, फिर उसमें सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स थी। तो यहाँ पे टिपिकल प्रॉब्लम आती हैं जिनको डिस्कस किया जाता है सिंक्रोनाइजेशन टेस्टिंग के लिए और उसके सोल्यूशन के लिए। अब ये प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? देयर आर वेरियस क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन एज एग्जांपल्स ऑफ अ लार्ज क्लास ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल प्रॉब्लम। तो कंकरेंसी को कंट्रोल करने के लिए और प्रोसेसेस की स्केजुलिंग, उनकी सिंक्रोनाइजेशन बनाने के लिए हमें क्लासिकल प्रॉब्लम्स देखना पड़ती हैं। क्लासिकल प्रॉब्लम से क्या मुराद है कि कौन कौन से किस किस तरह के इश्यूज हमें टैकल करने पड़ सकते हैं। These problems are used for testing nearly every newly proposed synchronization scheme। जो भी हमारे पास कोई स्कीम आती है, कोई हल आता है, कोई सोल्यूशन आता है, हर नए हल प्रपोज करने के लिए हमें ये वाले क्लासिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने पड़ते हैं, ठीक है जी, ओके। The following are the classical synchronization problems: बाउंडेड बफर और प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। तो पहला है बाउंडेड बफर या फिर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, दूसरा है डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम है रीडर्स एंड राइटर्स प्रॉब्लम। तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं। अब ये प्रॉब्लम मैं दोबारा आपको बताता हूँ इनका कहाँ पे रोल है। जब भी सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए कोई भी नया सॉल्यूशन प्रपोज किया जाता है, नई स्कीम प्रपोज की जाती है, तो स्कीम की टेस्टिंग के लिए हम ये वाले प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं कि क्या इन प्रॉब्लम्स को वो स्कीम सॉल्व कर रही है। अगर तो वो सॉल्व कर रही होगी तो फिर वो इंप्लीमेंट की जा सकती है, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये बाउंडेड बफर और प्रोड्यूसर कंज्यूमर। बाउंडेड बफर प्रॉब्लम इज आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग solution to this problem is creating two counting semaphores, full and empty, to keep track the current buffer full or empty। अब ये सेमाफोर हमारे पास एक लॉजिक्स हैं, इसको आप फ्लैग्स कह सकते हो, ये हमारे पास, ठीक है जी। ये हम क्या करते हैं जी, फ्लैग हम यूज कर लेते हैं, सेमाफोर यूज कर लेते हैं, जो कि एक सिग्नल्स होते हैं कि हमारे पास बफर फुल है या एम्प्टी है, ठीक है जी। वो सिग्नल दे देता है, अगर तो बफर फुल होगा तो उसमें मजीद डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता, अ प्रोसेस हैव टू वेट, और अगर वो एम्प्टी है तो फिर उसको यूज किया जा सकता है, ठीक है जी। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर कंज्यूम द प्रोडक्ट, बट बोथ यूज ऑफ वन ऑफ द कंटेनर्स ईच टाइम। अगर वहां पे दरमियान में कोई कंटेनर है तो उस कंटेनर को भी साथ यूज कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अब कंटेनर यहाँ पे क्या है, कंटेनर की एग्जांपल वो बफर वाली है। हमारे मेमोरी में बफर्स होते हैं, वो बफर फुल होते रहते हैं और वो एम्प्टी होते रहते हैं। अगर डाटा प्रोड्यूस हुआ तो कंज्यूमर ने उसको जब प्रोड्यूस होगा तो बफर फुल होगा, अगर डाटा कंज्यूम होगा तो बफर जो है वो एम्प्टी होगा, ठीक है जी। द सेम कॉन्सेप्ट इज प्रोड्यूसर कंज्यूमर, ओके, ठीक है जी।
तो यहाँ पे हमारे पास उसने सोल्यूशन क्या बताया कि सेमाफोर होने चाहिए फुल एंड एम्प्टी। वो सिग्नल्स आपको मैंने बताया वो फ्लैग्स होते हैं। अगर तो वो हमारा बफर फुल होगा तो सिग्नल दिखा दिया जाएगा कि जी द बफर इज स्टिल फुल, ठीक है। और जैसे ही कोई उसको प्रोसेस वहां से डाटा कंज्यूम कर लेगा, बफर एम्प्टी होगा, तो फिर वहां पे मजीद डाटा आ सकता है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट इज डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम, जो कि अब प्रीवियस से भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स है। देखिएगा जरा, द डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स द एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू अ ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस इन अ डेडलॉक फ्री एंड स्टारवेशन फ्री मैनर। डेडलॉक फ्री से मुराद ये है कि उसमें कहीं पे हैंग ना हो जाए सिस्टम, कोई भी कुछ भी ना कर पा रहा हो। और स्टारवेशन से मुराद ये होती है कि बाकी सारे तो अपना प्रोसेसिंग करवा रहे हैं, उनकी प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन हो रही है, लेकिन कोई एक प्रोसेस, खास तौर पे कोई एक प्रोसेस वो बाउंड है, वो कुछ भी नहीं, उसका कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही। उसके ऊपर जैसे ट्रैफिक में देखें तो एक साइड बाउंड कर दी है, बंद कर दिया है, बाकी ट्रैफिक चल रही। तो उनके साथ क्या ज्यादती है जी, क्या जुल्म है उनके साथ, या उनके साथ क्या कोई बैर है, ठीक है। तो डेडलॉक फ्री और स्टारवेशन फ्री मैनर में रिसोर्सेज एलोकेट और यूज हो रहे होने चाहिए। अब यहाँ पे इसको डाइनिंग फिलोसफर क्यों कहते हैं? देर आर 5 फिलोसफर, लाजमी नहीं कि 5, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे 5 कह लिए। सिटिंग अराउंड अ टेबल, एक टेबल पे 5 फिलोसफर्स बैठे हुए हैं। फिलोसफर, यू नो व्हाट द टास्क ऑफ फिलोसफर्स, वो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, सोचते हैं, ठीक है जी। इन विच देर आर 5 चॉपस्टिक्स और फोक्स केप्ट बिसाइड देम एंड अ बॉल ऑफ राइस इन द सेंटर। अब लाजमी नहीं कि यहाँ पे राइस ही हो, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम को समझे जरा। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखें कि दरमियान में फिलहाल बॉल नहीं आया, लेकिन ये फिलोसफर बैठे हुए हैं और इनके साथ ये जो है फॉक पड़े हुए हैं, चॉपस्टिक्स कैलें पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। अब क्या है जी, व्हेन अ फिलोसफर वांट्स टू ईट ही यूजेस हैव टू यूज 2 चॉपस्टिक या फिर 2 फॉक्स। ये जो हमारे पास ये नजर आ रहे हैं ये हैं फॉक्स हैं, जिसे आप उर्फे आम में कांटा भी कहते हैं, ठीक है। और चॉपस्टिक क्या होती हैं? वो डंडियां होती हैं जिनके साथ नूडल्स वगैरह चाइनीज वो यूज करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम समझिएगा, व्हेन अ फिलोसफर वांट्स टू ईट ही यूजेस 2 चॉपस्टिक और 2 फोक्स, ठीक है। अब यहाँ पे तो टोटल 5 हैं। अगर एक फिलोसफर ने 2 पकड़ लिए, बाकी कितने बचे? फिर दूसरे फिलोसफर ने 2 पकड़ लिए, बाकी कितने बचे? तो एक वक्त में कितने फिलोसफर खा सकते हैं? 2। यहां पर इस सिचुएशन में, ठीक है जी। तो क्या होता है, व्हेन अ फिलोसफर वांट्स टू ईट ही यूजेस 2 चॉपस्टिक्स और फॉक्स, 1 फ्रॉम देयर लेफ्ट एंड 1 फ्रॉम देयर राइट, ठीक है जी। ओके, व्हेन अ फिलोसफर वांट्स टू थिंक he keeps down both chopsticks at their original place। अब यहां पे देखें प्रॉब्लम और सॉल्यूशन उसका क्या है। प्रॉब्लम ये है कि यहां पर ओवरऑल कि कोई भी एक आर्बिट्रेरी डिस्कशन है, प्रॉब्लम है जिसके ऊपर फिलोसफर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो एक फिलोसफर जब बात करेगा ना, सोचेगा, बात करेगा, तो वो चॉपस्टिक या अपने फॉक्स जमीन पे रख देगा, टेबल पे रख देगा, बाकी खाते रहेंगे या लाइटली वो सुनते रहेंगे, ठीक है। जब वो अपनी बात खत्म करेगा, अपना थिंकिंग प्रोसेस उसका मुकम्मल होगा या बोलने से रुकेगा, अब वो खाना चाहेगा, तो बाकी जो फिलोसफर पहले सुन रहे थे, अब उनमें से कोई एक फिलोसफर छोड़ेगा अपने फॉक, अपने चॉपस्टिक, और वो बोलना शुरू करेगा तो ये खा लेगा। तो इनके आपस के दरमियान में ना एक सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, इस तरह से कि डेडलॉक भी ना आए। मतलब डेडलॉक कैसे आ सकता है कि एक फिलोसफर बात भी कर रहा है, खा भी नहीं रहा, और उसने चॉपस्टिक पकड़ी हुई है या फिर फॉक उसने पकड़े हुए हैं। तो ये है सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। अगर कोई फिलोसफर सोच रहा है, बात कर रहा है, तो वो चॉपस्टिक छोड़ दे, ठीक है। अगर कोई खा रहा है तो वो चॉपस्टिक उठा ले। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे फोक पूरे कर लें या चॉपस्टिक पूरे कर लें। बेटा इनको काम पे लगाया हुआ है, ठीक है। काम पे ये लगाया कि सिर्फ खाना नहीं है, काम भी करना है, ठीक है जी। अगर सारे ही खाने लग पड़े तो फिर वो फिलोसफर हैं, उन्होंने एक कोई प्रॉब्लम का किसी का सोल्यूशन भी निकालना है, वो अपनी फिलॉसफी कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो बहरहाल ये क्लासिकल प्रॉब्लम है।
ठीक है, इसमें आपको सिंक्रोनाइजेशन समझ आ रही है। इसको आप और भी तरीके से समझ सकते हैं। घर पे एक बाइक है, ठीक है जी, और यूजर दो हैं, यूज करने वाले दो हैं। तो फर्ज करें एक दो भाई हैं, एक भाई वो मॉर्निंग में कहीं पे स्टडी के लिए जाता है, दूसरा भाई इवनिंग में कहीं पे उसकी इवनिंग की क्लासेस हैं, वो इवनिंग में स्टडी के लिए जाता है। अब उनकी आपस की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ठीक है, वो दोनों की आपस की कोऑर्डिनेशन है। भाई कहता है, जो मॉर्निंग में जाता है वो कहता है जी मैं फलां टाइम तक आ जाऊंगा। किसी दिन कहेगा कि जी मेरा फलां काम है बाजार में, मैंने फलां चीज शॉप करनी है, शॉपिंग करनी है, तो मैं घंटा लेट आऊंगा, ठीक है। बहरहाल उनकी आपस की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। तो कई जगहों पे ऐसा होता है जहां पर रिसोर्सेज कम हो, वहां पर ये चीजें प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, तो ये थी डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम। उसके बाद रीडर्स एंड राइटर्स प्रॉब्लम। सपोज दैट अ database is to be shared among several concurrent processes, जो कि कॉमन सी बात है। Some of these processes may want only to read the database, whereas others may want to update, that is to read and write the database. We distinguish between these two types of processes by referring to the former as readers and to the latter as writers. ठीक है, कुछ वहां पे रीडर प्रोसेसेस हैं, कुछ राइटर प्रोसेसेस हैं। Precisely in OS we call this situation as the readers writers problem. अब यहां पे प्रॉब्लम आती क्या है, ठीक है जी, कैसे उसके पैरामीटर जरा समझ लें। One set of data is shared among a number of processes. Once a writer is ready, it performs its write. ठीक है जी, जब राइटर लिखना चाहे तो वो लिख लेता है। Only one writer may write at a time, एक वक्त में एक ही राइटर लिखेगा। If a process is writing, no other process can read it. अगर वो राइट कर रहा है तो दूसरा कोई प्रोसेस उसको रीड नहीं कर सकता। If at least one reader is reading, no other process can write. अगर कोई रीडर रीड कर रहा है कोई एक भी, तो प्रोसेस कोई और उसको राइट नहीं कर सकता, ठीक है जी। रीडर्स may not write and only read. जो रीडर्स हैं वो राइट नहीं कर सकते, वो सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये टिपिकल में आपको प्रॉब्लम्स भी बताता हूं, ये देखिएगा जरा, इसको समझिएगा। ये डायग्राम एक आपके सामने, यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन है, कंकरेंट ट्रांजैक्शन। ये लेफ्ट साइड पे टाइम आपको नजर आ रहा है, ये टाइम ये बता रहा है कि जो हमारे डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनका सीक्वेंस बता रहा है। दो ट्रांजैक्शन है T1 एंड T2, ठीक है जी। T1 ने कोई एक आइटम X आइटम रीड की और उसके ऊपर कोई राइट कर दिया, मतलब X-n राइट हो गया ना, उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है। अब यहां पे एक और ट्रांजैक्शन है, उसने T2, उसने यहां पे X को रीड किया, ठीक है जी, और X के ऊपर इसने भी कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर दी। अब यहां पर प्रीवियस जो आपने रूल्स देखे थे वहां पे क्या लिखा था कि अगर कोई राइट कर रहा है तो कोई भी प्रोसेस उसको रीड भी नहीं कर सकता। तो यहां पर ये देखें, ये राइट कर रहा था, इसने रीड किया था और राइट करने लगा था, तो एक और प्रोसेस ने उसको रीड कर लिया। अब ये क्या है, अब पहले T1 ने स्टार्ट किया था, इसने, आप फर्ज कर लें यहां पे कोई वैल्यूज ले लें, फर्ज करें X की वैल्यू है 20, ठीक है, और उसके अलावा आपके पास N आ रहा है, N की वैल्यू है 5, M की वैल्यू आप कह सकते हो 4, ठीक है जी, 5 and 4, N है 5 और M है 4। अब X-n क्या होना चाहिए, X में 20 था, N में था 5, 15, ठीक है जी। तो यहां पर जब ये राइट कर रहा है T1, तो यहां पे 15 आना चाहिए था, ऐसा ही है। लेकिन हुआ क्या कि इसने X में X से माइनस किया 5, क्या हो गया 15, और यहां पे दोबारा से X को रीड कर लिया T2 ने। इस वक्त X की वैल्यू क्या है 15, और T2 ने 15 में 4 प्लस कर दिया, ये हो गया 19। तो यहां पे 15 नहीं मिलेगा बल्कि क्या मिलेगा 19। ये प्रॉब्लम क्या है जी, इसको इनकरेक्ट वैल्यू कहते हैं। X हैज एन इनकरेक्ट वैल्यू बिकॉज इट्स अपडेट बाय T1 इज लॉस्ट, उसकी अपडेट लॉस्ट कहते हैं इस प्रॉब्लम को। अपडेट लॉस्ट हो गई है, किसने लॉस्ट की, किसी और ट्रांजैक्शन ने लॉस्ट की। तो यहां से भी पता चलता है कि हमें सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है, हमें चीजों को स्केड्यूल करना जरूरी है, ठीक है। होना क्या चाहिए था कि T1
शुड बी एन एटॉमिक ट्रांजैक्शन। जब तक T1 काम कर रही है, कोई भी इसके शेयर्ड डाटा को रीड ही ना करे, राइट तो बड़ी दूर की बात, रीड भी ना करे, ये लॉक हो जाए। ठीक है जी। ओके, एक और प्रॉब्लम देखें, यहां पर देखें T1 है, T2 है, अगेन T1 ने x माइनस n किया, इसको राइट कर दिया, और इसने फिर क्या किया, इसने भी कोई प्रोसेसिंग की, x को इसने रीड किया, उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग की। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कहते हैं, इस प्रॉब्लम को कहते हैं अपडेट लॉस्ट। लेट मी चेक, टेम्परेरी इनकरेक्ट वैल्यू। अच्छा, प्रीवियस अपडेट लॉस्ट थी, प्रीवियस ही अपडेट लॉस्ट अपडेट थी, और ये है इनकरेक्ट वैल्यू। अब ये देखिएगा हुआ क्या, ट्रांजैक्शन T1 जब चली ना, तो इसमें कोई आ गई प्रॉब्लम, T1 ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हुई, मुकम्मल वो सबमिट नहीं हुई। ठीक है, तो उसके दौरान ही दूसरी ट्रांजैक्शन ने x को रीड किया। अब देख, इसको पढ़ें जरा, ट्रांजैक्शन T1 फेल्स एंड मस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ x बैक टू इट्स ओल्ड वन। जो यहाँ पे प्रीवियस इसकी x की वैल्यू थी ना, इसको वहां पे जाना पड़ा, जो इसने यहाँ पे चेंजिंग्स की हैं वो इसकी इफेक्ट नहीं हुई। ठीक है, वो इसकी इफेक्ट नहीं आया। मीनवाइल क्या हुआ, मीनवाइल T2 हैज रेड द टेम्परेरी इनकरेक्ट वैल्यू। अब T2 ये समझ रहा है कि ये वाली प्रोसेसिंग T1 ने कर दी है, T1 ने जो काम किया था वो अफेक्ट उसका हो चुका है, हालांकि T1 फेल हो गई थी, और उसके फेल होने की वजह से T2 ने जो वैल्यू रीड की है वो टेम्परेरी है, वो एक्यूरेट नहीं है, वो इनकरेक्ट है। ठीक है जी। फिर एक और देखें, ये प्रॉब्लम समरी प्रॉब्लम कहलाती है। समरी प्रॉब्लम में क्या होता है, समरी प्रॉब्लम में ये होता है कि जी ये देखें, ये हमारे पास एक x एलिमेंट है, हम सम अप निकालना है कोई, यहाँ पे कोई सम एक वेरिएबल है, वो पॉपुलेट हो रहा है। ठीक है जी, इसने पहले a रीड किया, फिर इसने x रीड किया, x को सम में इसने ऐड किया। ठीक है, कोई सम अप कर रहा है ना, एग्रीगेट कर रहा है, और ये x अपडेट हुआ था, उसके बाद इसने इसको x को रीड किया। यहां पे ये y को भी सम कर रहा है, y को भी, इसका भी एग्रीगेट लेना चाह रहा है, लेकिन y सम करने के बाद अपडेट हुआ। ठीक है जी, तो यहां पर कुछ वैल्यूज अपडेट होने से पहले सम हो रही हैं, कुछ वैल्यूज अपडेट होने के बाद सम हो रही हैं। ठीक है, अब इसको कैसे आप देखोगे रियल लाइफ में, अगर मैं आपको बताऊं, फर्ज करें कि डे एंड पे कोई शॉपकीपर है, उसने डे एंड पे डिफरेंट, उसके पास सेल्समैन है, उसने डे एंड पे एवरेज सेल निकालनी है। 10 सेल्समैन है, उनकी एवरेज सेल निकालनी है। एक शॉपकीपर ने अपनी, उनका कोई टाइम है 8 बजे का अपडेटेड सेल देने का। ठीक है जी, एक शॉपकीपर, एक सेल्समैन का फोन आया कि जी मेरी आज की जो सेल है ना वो इतनी है 10,000, दूसरे का फोन आया कि जी मेरी 4,000 है। ठीक है, अभी एक जो सेल्समैन था उसने अपनी अपडेटेड अगर सेल नहीं बताई, उससे पहले ही अगर जो वहां पे मैनेजर बैठा है, जो मेन पर्सन बैठा है, वो उससे पहले ही उनकी सेल्स को सम कर ले और उसका एवरेज निकाले, तो क्या वो सही होगा? सही नहीं होगा ना। तो यहां पर कुछ आइटम्स, कुछ वैल्यूज अपडेट होने के बाद सम की जा रही हैं, और कुछ वैल्यूज सम करने के बाद अपडेट हो रही हैं। तो ये जो है ना हमारी रॉन्ग समरी है, सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के रीडर राइटर प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है जी, तो अब इनके सॉल्यूशंस हम देखेंगे। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब तक हमने क्या किया, एज वी हैव डिस्कस्ड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी अचीव्ड बाय सॉल्विंग क्रिटिकल सेक्शन एंड रेस कंडीशन। अगर हम क्रिटिकल सेक्शन को मैनेज कर लें और रेस कंडीशन को हम मैनेज कर लें तो हमारे प्रोसेस सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। ठीक है जी। ओके, सो द सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम एंड रेस कंडीशन कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय म्यूटेक्स एंड सेमाफोर। आगे इसकी बहुत डिटेल्स हैं। म्यूटेक्स भी कई किस्म के होते हैं, सेमाफोर भी कई किस्म के होते हैं, तो लेकिन इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। म्यूटेक्स को बेसिकली म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी कहते हैं। म्यूटेक्स इज अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑब्जेक्ट दैट, अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमने पहले पढ़ा हुआ है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या करता है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या मामला होता है कि जब कोई एक प्रोसेस किसी एक रिसोर्स को यूज कर रहा होगा तो समझ लें कि वो लॉक है वो रिसोर्स, दूसरा कोई उसको रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता। म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑब्जेक्ट दैट सिंक्रोनाइजेस एक्सेस टू अ रिसोर्स
ये रिसोर्सेज की एक्सेस को सिंक्रोनाइज करता है और असल मामला ही रिसोर्स का है। अब तक हमने जो भी एग्जांपल फॉर्मल या इनफॉर्मल डिस्कस किए हैं वहां पे रिसोर्स इज अ क्रिटिकल थिंग। अगर आप ट्रैफिक की बात करें, वो जो चौक का मुश्तरक एरिया है वो क्रिटिकल एरिया है। अगर आप वो डाइनिंग फिलोसफर्स की बात करें, वहां पर जो वो चॉपस्टिक्स हैं या जो वो फॉक्स हैं, वो जो आपका कॉमन रिसोर्स है, ठीक है जी, वो आपका एक रिसोर्स है, कॉमन रिसोर्स है। फिर रीडर राइटर की बात करो, वहां पर भी कोई शेयर्ड कॉमन डाटा होता था, ठीक है जी। तो ये सिंक्रोनाइज करता है रिसोर्सेज को। अब डाटा भी रिसोर्स है, वो फॉक भी रिसोर्सेज हैं, रोड। अब यहाँ पे हमारे कंप्यूटिंग में डाटा हो गया या डिफरेंट डिवाइसेस हो गई, डिफरेंट कंपोनेंट हो गए, वो रिसोर्स होते हैं। तो ये रिसोर्स को सिंक्रोनाइज कर रहा होता है। इट इज क्रिएटेड विद अ यूनिक नेम एट द स्टार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के स्टार्ट पर ही यूनिक नेम से ये जो म्यूटेक्स है ये क्रिएट हो जाता है। द म्यूटेक्स इज अ लॉकिंग मैकेनिज्म that makes sure only one thread can acquire the mutex at a time। जिस थ्रेड के पास म्यूटेक्स होगा रिसोर्स को वही यूज करेगा, ठीक है। एंड एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, वही क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा। अब हमारे स्कूल्स में क्या होता है, खास तौर पे स्कूल्स में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एक क्लास पास होता है जो कि आमतौर पे मॉनिटर के पास होता है, ठीक है। जब भी किसी स्टूडेंट ने कोई या मॉनिटर पे होगा या फिर वो सामने जो टीचर का एक कॉमन बेंच होता है, टेबल होता है, वहां पे पड़ा होता है। होता क्या है कि जब किसी स्टूडेंट ने पानी पीना हो या वॉशरूम जाना हो तो क्या करता है जी, वो रिक्वेस्ट करता है मे आई गो टू वॉशरूम और सम अदर फॉर सम अदर पर्पज, वो रिक्वेस्ट करता है टीचर से। टीचर अलाउ करता है, वो स्टूडेंट क्या करता है, वो पास पकड़ता है, क्लास पास वो पकड़ता है और वो बाहर जाता है। बाहर डिसिप्लिन के लिए डिफरेंट जो है वो मतलब डिप्लॉय होते हैं। आमतौर पे स्कूल्स में पीईटी मास्टर होता है, वो देखता है कि जिस बच्चे के पास पास है बस उसी को वो अलाउ करता है जाना, अदरवाइज वो पकड़ लेता है, ठीक है जी। वो पीईटी मास्टर पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वो सेम सिनेरियो है। जिसके पास म्यूटेक्स होगा सिर्फ वही अलाउड है कि वो रिसोर्स को यूज कर सके। तो सेम आप इसको समझ सकते हो। दिस थ्रेड ओनली, जिसके पास म्यूटेक्स होगा, दिस थ्रेड ओनली रिलीजेस द म्यूटेक्स व्हेन इट एग्जिट्स द क्रिटिकल सेक्शन। अब वो स्टूडेंट वो पास कब छोड़ेगा, उसको पास को रिलीज कब करेगा, जब वो बाहर से क्लासरूम के बाहर से पानी पी आएगा या अगर वॉशरूम जाना था वॉशरूम, वो सारा क्लासरूम के बाहर सारा एरिया क्रिटिकल सेक्शन है। वो उसको पास को तब छोड़ेगा जब वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जिट करेगा और एंटर होगा सेफ स्टेट में, एंटर होगा क्लासरूम में, तब वो म्यूटेक्स को, तब वो पास को छोड़ देगा। ऐसा नहीं होता। ओके, दिस इज शोन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। जैसे यहां पे देखें, म्यूटेक्स है तो वेट चल रहा है और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया, फिर सिग्नल आ गया म्यूटेक्स। अब वेट और सिग्नल दो सिंबॉलिक हमारे पास ये फंक्शंस हैं। वेट क्या करता है, म्यूटेक्स जिसके पास होगा बाकियों को, जिसको वो पास चाहिए, जिसको वो रिसोर्स चाहिए, बाकियों को वेट करना पड़ेगा, बाकियों को म्यूटेक्स के लिए वेट करना पड़ेगा। जब क्रिटिकल सेक्शन हमारा ओवर हो जाएगा, रिसोर्स यूज कर लिया जाएगा, उसके बाद फिर सिग्नल, मतलब कि अब म्यूटेक्स अवेलेबल है, अब वो क्लास पास अवेलेबल है, ठीक है जी। ओके, whenever a process requests for a resource from the system, then the system will create a mutex object with a unique name or ID. The process then occupies a lock, वो mutex lock को occupy कर लेगा on the object, uses the resource को use करेगा, and finally releases the mutex object। resource भी release हो गया और mutex object भी release हो गया, ठीक है जी। After that other processes can create the mutex object in the same manner and use it, right? तो ये mutex का concept था। After that it is semaphore। Semaphore is another solution for synchronization for managing critical section and race condition. A semaphore is a signaling mechanism. A thread that is waiting on a semaphore can be signaled by another thread, ठीक है। A semaphore uses two atomic operations, wait and signal, the same operation which are used in the
म्यूटेक्स, ठीक है जी, फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। क्रिटिकल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ शेयर डाटा रिसोर्सेज दैट नीड टू बी एक्सेस्ड बाय अदर प्रोसेसेस, वो हमने डिस्कस किया हुआ क्रिटिकल सेक्शन। ओनली वन प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम, अदर प्रोसेसेस हैव टू वेट। ये इसकी एक आप जो है वो डायग्राम, इसकी जो है ना एक आप ये कोड देख सकते हो, डायग्राम में कोड ये लिखा है, आप देख लें। ये लूप लगा हुआ है, डू वाइल लूप, ठीक है जी, जो कि पोस्ट टेस्ट लूप भी कहलाता है, ठीक है। एंट्री सेक्शन है यहाँ पे, और फिर क्रिटिकल सेक्शन आ जाता है। क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री सेक्शन, एंट्री पॉइंट कह लो, क्रिटिकल सेक्शन आ गया, फिर आ गया एग्जिट सेक्शन, ठीक है जी, फिर रिमाइंडर सेक्शन है, फिर आपका ये पूरा वाइल लूप चलता रहता है। अब एंट्री सेक्शन पे एक वेट फंक्शन वर्क कर रहा होगा, और एग्जिट सेक्शन पे सिग्नल फंक्शन वर्क कर रहा होगा, जैसे म्यूटेक्स में कर रहा था, ठीक है जी। यहाँ पर क्या होता है, फर्दर इसकी वर्किंग कैसे है। द एंट्री सेक्शन हैंडल्स द एंट्री इनटू द क्रिटिकल सेक्शन एंड एक्वायर्स द रिसोर्सेज नीडेड फॉर एग्जीक्यूशन बाय द प्रोसेस। एंट्री के ऊपर वेट्स फंक्शन काम करता है, और जो जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं वो एक्वायर कर लेता है, वो गेट कर लेता है प्रोसेस के लिए। द एग्जिट सेक्शन हैंडल्स द एग्जिट फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन, रिलीजेस द रिसोर्सेज एंड आल्सो इन्फॉर्म्स द अदर प्रोसेसेस दैट क्रिटिकल सेक्शन इज फ्री नाउ। बल्कि सिग्नल इस चीज की निशानी है, सिग्नल ये अनाउंस कर रहा होता है कि इस वक्त जो है वो क्रिटिकल सेक्शन अवेलेबल है, वेकेंट है। The wait operation decrements the value of its argument s if it is positive। अब यहाँ पे इसको प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी देखते हैं। If s is negative or 0 then no operation is performed। तो क्या करता है वेट ऑपरेशन जो है ना, वो s को, उसकी वैल्यू को, उसकी पॉजिटिव है वैल्यू, तब वो उसको डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे देखें, वेट में फर्दर फिर एक वाइल लगा हुआ है लूप, s इज लेस देन इक्वल 0 अगर है तो फिर वो मतलब ये वर्क नहीं करेगा, और s को माइनस माइनस कर देगा, तब ही वर्क करेगा जब s पॉजिटिव है, ठीक है जी। s को माइनस माइनस कब करेगा, जब वो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है या 0 है फिर वो s माइनस माइनस नहीं करेगा। द सिग्नल ऑपरेशन इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट s, और सिग्नल ऑपरेशन क्या करेगा, s को पॉजिटिव कर देगा। अब इसको अगर देखें तो हो क्या रहा है कि जब क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस जा रहा है तो जारी बात है रिसोर्सेज वो यूज करेगा, तो रिसोर्सेज के वो जो हमारे पास एक ब्लॉक है, जो एक पूल है, उस पूल में से रिसोर्सेज माइनस माइनस हो रहे हैं, ठीक है। और जब सिग्नल ऑपरेशन वर्क करता है तो रिसोर्सेज प्लस प्लस हो रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये डिफरेंट, इसकी डेप्थ मजीद भी इसमें कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। आपके म्यूटेक्स आपको बताया कई किस्म के हैं, आपके सेमाफोर कई किस्म के हैं, फिर इसमें कुछ लॉक्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो बहरहाल हमने सफिशेंट वे में सिंक्रोनाइजेशन देखी, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होती क्या है, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, रेस कंडीशन क्या होती है, फिर सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स देखे, ठीक है जी। डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम देखा हमने फिर रीड एंड राइट देखा, और एक और प्रॉब्लम देखा, फिर उसके बाद हमने इनके क्रिटिकल सेक्शन के सॉल्यूशन देखे म्यूटेक्स और सेमाफोर की सूरत में। तो आज के लिए इतना ही, टेक